Hello students, in this video we will continue further with periodic properties. So in the first lecture we had looked at periodic table, फिर हम लोगों ने ये देखा था कि periodic table में एलिमेंट्स है वो किस तरह से क्लासीफाई किए जाते हैं, किस तरह से कहाँ पे वो प्लेस किए जाता है, राइट? So now from today onwards what we are going to do, or from this lecture onwards what we are going to do is we are going to focus on periodic trends. Now what do we mean by periodic trends? So कुछ प्रॉपर्टीज होती है, वो प्रॉपर्टीज किसी भी पीरियड के अंदर किस तरह से वेरी करती है, किसी भी ग्रुप के अंदर किस तरह से वेरी करती है, ये चीजें जो है वो इन चीजों पे अब हम लोग फोकस करेंगे. सो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है दैट वी आर गोइंग टू लुक एट इज बेसिकली समथिंग कॉल्ड एज एटॉमिक साइज. नाउ द थिंग इज एटॉमिक साइज बोलना बहुत ही सिंपल है, इट इज साइज ऑफ एन एटम. ओके, इसको हम लोग कहेंगे एटॉमिक साइज. The problematic thing over here is how do you actually calculate an atomic size? एटम होता बहुत छोटा है भाई. एटम ऐसा तो है नहीं ना कि ये इस तरह से एक बॉल की तरह ये एटम हुआ कि स्केल या मेजर की वर्नियर कैलिपर्स या स्क्रू गेज से ये मेजर कर दिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है. एटम इज एक्सट्रीमली स्मॉल. सो एक इंडिविजुअल एटम को इस तरह से आइसोलेट करना एंड उसकी रेडियस मेजर करना, इट इज नॉट पॉसिबल. सो ऐसे केस में हाउ डू यू कैलकुलेट एटॉमिक साइज? सो एटॉमिक साइज को कैलकुलेट करने के ना तीन तरीके होते हैं, मतलब देयर आर थ्री डिफरेंट एटॉमिक रेडिया. ओके, सो वन इज मेटालिक रेडियस, second one is covalent radius, and जो third one होगा, third one will be your van der Waals radius. अब ना मैं हर बार ये गलती कर देता हूं, मतलब मुझे याद ही नहीं रहता कि वेदर ये यहां पे V और यहां पे W होना चाहिए या यहां पे V और यहां पे W. सो आई कीप डूइंग इट. ये शायद V हो और W हो. सो आई डोंट केयर. इन्हें जब कभी मैं ऐसे दिखता हूं ना, आप ये मान के चलना कि ये वैन डर वाल्स रेडियस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. ओके, डोंट फोकस टू मच ऑन स्पेलिंग. नाउ अब कब कौन सी रेडियस यूज करते हो वो अब हम लोग देखेंगे. सो मेटालिक रेडियस, ये नाम से ही समझ में आता है, इट इज बेसिकली दिस इज द रेडियस वी विल यूज फॉर मेटालिक एटम्स. ओके, सो हमें ये पता है ना पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट्स मेटालिक होता है, कुछ एलिमेंट नॉन मेटालिक होता है. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाट इज मेटालिक रेडियस. अब मेटालिक रेडियस की अगर जो हम लोग बात करें तो ये जो मेटल्स होता है ना, मेटल्स ये इंडिविजुअल एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते. मेटल्स का एक ये प्रॉपर क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है. मान लो ये इस तरह का एक स्ट्रक्चर होगा, एक ये क्यूबिक स्ट्रक्चर होगा, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होगा, अलग अलग टाइप के ये ऐसे स्ट्रक्चर्स होता है. सो इफ वी टॉक ऑफ आयन, ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको, हाँ, ये कॉइन है, इट इज मेड अप ऑफ स्टील, राइट? तो आपको ये लगेगा यार यहाँ पे अंदर एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर कैसा है. तो आप इस मान लो कॉइन को टुकड़े करते जाओ, तो आपको सबसे जो स्मॉलेस्ट व्हाट डू यू से कॉन्स्टिट्यूएंट होगा इसका, वो इस तरह का एक स्ट्रक्चर होगा. इसको हम लोग कहते हैं यूनिट सेल. ओके, ये इस तरह का एक यूनिट सेल होगा. एंड बेसिकली इस यूनिट सेल में ये जो मेटल के एटम्स है, जैसे फॉर एग्जांपल आयन एटम्स, तो ये आयन एटम्स जो है वो यहाँ पे कहीं कहीं पे फिक्स्ड होंगे. सो शायद ये आयन एटम्स ऐसे फिक्स्ड होंगे, ये इस तरह से ये कॉर्नर्स पे फिक्स्ड होंगे, फेस सेंटर्स पे फिक्स्ड होंगे, गैप्स में फिक्स्ड होंगे. सो ये सारी चीजें ना हम लोग नेक्स्ट ईयर जब सॉलिड स्टेट करेंगे तब पढ़ेंगे, बट दिस इज अ बेसिक आइडिया. आप खुद इमेजिन करो कि आपको अगर जो बहुत सारे मैं बॉल्स दे दूं और आपको कहूं कि उनको अरेंज करो अच्छे से, तो आप इन बॉल्स को इस तरह से कुछ कुछ अरेंज कर सकते हो ना. आप क्या करोगे, मान लो कि ये पहले ऐसे 4 बॉल्स रखे, फिर यहाँ पे एक जो गैप दिखाई दे रही है, इस गैप के अंदर फिर आपने ये एक बॉल रखा, फिर इस पे ऐसे लेयर्स बनाते जाओगे. तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है इसको कहा जाता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर. ओके, एंड मेटालिक एटम्स जो होता है, मेजरली इन मेटालिक एटम्स का ये इस तरह से क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है. सो व्हेन वी टॉक ऑफ अ मेटालिक रेडियस क्या होती है पता है? आप ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर मेटल का स्टडी करते हो. क्रिस्टल स्ट्रक्चर स्टडी करने के बाद जो क्लोजेस्ट एटम्स होते हैं ना, आप उनके बीच का डिस्टेंस निकालते हो. ये जो न्यूक्लियस है, 2 न्यूक्लिया है,
इनके बीच का जो डिस्टेंस है आप वो डिस्टेंस कैलकुलेट करते हो, लेट्स कॉल दिस एज d, एंड देन यू से in this case metallic radius is equal to d by 2. So आपको ये समझ में आया, when we talk of a metallic radius हम लोग एक crystal structure consider करते हैं जिसको unit cell कहा जाता है. We consider a crystal structure of that particular metal, and then what we do is we try to find out the distance between two neighboring nuclei, एंड उस डिस्टेंस को आप 2 से डिवाइड कर देते हो, 2 से डिवाइड कर देते हो तो व्हाट यू गेट इज अ मेटालिक रेडियस. नाउ इस चीज में पता है दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि यूजुअली जो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ सोडियम. ओके, नाउ सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है दैट इज नियॉन 3s1, करेक्ट. बट सोडियम जब इस तरह का क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाता है, ओके, सोडियम इज कॉल्ड एज अ मेटालिक सॉलिड. तो ये इस तरह का क्रिस्टल स्ट्रक्चर सोडियम कैसे बनाता है पता है? सोडियम सबसे पहले तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके इट फॉर्म्स Na+. ओके, नाउ ये Na+ जो है, ये Na+ आयंस इस तरह से क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाते हैं. तो सोडियम एटम क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं बनाता, ये जो Na+ आयंस है दे फॉर्म क्रिस्टल स्ट्रक्चर. नाउ यूजुअली क्या होता है, यूजुअली आपका जो सोडियम एटम होता है ना, इट इज लार्जर इन साइज. हम लोग आगे पढ़ेंगे कैटायंस जो होता है, कैटायंस आर यूजुअली स्मॉलर इन साइज. तो यहां पे आप कैटायंस को यूज करके एटॉमिक रेडियस मेजर कर रहे हो ना, आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि यहां पे ये जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर ये कैटायन बना रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल Na+ एंड Na+. So ideally when you do d by 2 what you are getting over here is ionic radius, but we are saying कि भाई ये ionic radius नहीं है, यही atomic radius है. that is what we are saying. So actual में atom की radius जो है ना वो इस calculation के comparison में ज्यादा ही होगी. So this is your actual radius, and this actual radius will be obviously greater than the calculated radius. ठीक है, फाइन. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज मेटालिक रेडियस, एंड ये आपको ये भी समझ में आ गया है कि ये मेटालिक रेडियस को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, एंड मेटालिक रेडियस ये किन के लिए एप्लीकेबल है. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. ओके, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं. हम लोग देखते हैं कोवैलेंट रेडियस क्या होती है. व्हेन वी टॉक ऑफ अ कोवैलेंट रेडियस, तो कुछ ऐसे एटम्स होते हैं नॉन मेटल्स यूजुअली जो कोवैलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आपको ऑक्सीजन या मान लो हाइड्रोजन, आपको हाइड्रोजन एटम का साइज फाइंड आउट करना है. हाँ, हाइड्रोजन हमें पता है एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करता. ये जो हाइड्रोजन है दिस एग्जिस्ट एज H2. ठीक है ना, ये जो H2 मान लो ये एक आपका हाइड्रोजन एटम, ये इतना छोटा सा है. बट व्हेन वी टॉक ऑफ H2 मॉलिक्यूल, तो H2 मॉलिक्यूल क्या होता है, ये एक हाइड्रोजन एटम हुआ एंड देयर इज दिस काइंड ऑफ एन ओवरलैपिंग, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम हुआ. ओके, सो दिस बिकम्स योर H2 मॉलिक्यूल. एंड बिकॉज हाइड्रोजन एटम के अंदर बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो ये दो एटम्स एक दूसरे के साथ ये ओवरलैप करेंगे. नाउ व्हेन आई टॉक ऑफ अ कोवैलेंट रेडियस, कोवैलेंट रेडियस क्या होती है? कोवैलेंट रेडियस ये होती है कि आप एक मॉलिक्यूल कंसिडर करते हो, इस मॉलिक्यूल के अंदर ये जो दो न्यूक्लिया है इनके बीच का आप डिस्टेंस निकालते हो, एंड आप कहते हो कि भाई रेडियस ऑफ दिस एटम, रेडियस इज इक्वल टू d/2. अब आपको दिख रहा है ये ऑब्वियसली गलत है ना. आइडियली अगर जो ऐसा सिचुएशन होता जहां पे दो एटम्स बस एक दूसरे को टच कर रहे हैं, दिस इज R, एंड फिर आप ये बोलो कि हाँ भाई ये D निकालो, तो देन इस केस में R वुड बिकम इक्वल टू d/2. बट यहां पे क्या हो रहा है कि यहां पे बिकॉज दो एटम्स जो है वो ओवरलैप कर रहे हैं, तो आपका ये जो d/2 है, ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, इट विल ऑब्वियसली बी लेस देन योर एक्चुअल रेडियस ना. एक्चुअल रेडियस के कंपैरिजन में से इफ आई हैव टू गिव यू अ नंबर, दैट्स ए हाइड्रोजन एटम का ये जो रेडियस है दैट इज 0.5 एंगस्ट्रॉम्स. लेट्स से दिस इज 0.5 एंगस्ट्रॉम्स. This is 0.5 angstroms.
तो आइडियली अगर जो ये दोनों एक दूसरे को इस तरह से टच करे तो डिस्टेंस डी शुड हैव बीन इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम। बट इस केस में बिकॉज ओवरलैप हो रहा है, तो ओवरलैप हो रहा है तो आपका ये डिस्टेंस डी 1 एंगस्ट्रॉम से भी कम हो जाएगा ना। आपका ये डिस्टेंस डी होगा मान लो 0.8 एंगस्ट्रॉम्स। एंड अब आप ये डी को यूज करके अगर जो रेडियस कैलकुलेट कर रहे हो तो आपको रेडियस की वैल्यू कितनी मिलेगी, d by 2, so 0.8 by 2, that is 0.4 angstroms. So you can see that your actual radius is 0.5 angstroms, but इस तरह से कैलकुलेट करने पे जो आपको रेडियस मिल रही है that is less than your actual radius. Okay, so this is the problem with covalent radius. अच्छा, but I hope you have understood what is covalent radius. So you consider a molecule in which there is a single bond, मतलब हम लोग वो इंश्योर करते हैं कि there is a single bond present between two similar atoms. ओके आप वैसे वो भी कर सकते हो कि मान लो आप H एंड O, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड है आपके पास, आपको पता है कि ये आपका हाइड्रोजन एटम है या आपका ऑक्सीजन एटम है, ये इन दोनों के न्यूक्लिया के बीच का ये जो डिस्टेंस है लेट्स कॉल दिस एज d। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सो दिस d इज सिंपली इक्वल टू रेडियस ऑफ हाइड्रोजन प्लस रेडियस ऑफ ऑक्सीजन, जो एक्चुअल में सही नहीं है क्योंकि हमें पता है कि ओवरलैपिंग के वजह से वैल्यूज छोटी आती है, बट चलो हम लोग ये कर देता है। तो अगर जो आपको मान लो ऑक्सीजन की रेडियस पता हो तो यू कैन ऑलवेज कैलकुलेट दिस। ओके, सो जरूरी नहीं कि हर बार यू शुड हैव 2 सिमिलर एटम्स, बट हम लोग वो देखते हैं कि अगर जो 2 सिमिलर एटम्स हो तो देन आपको जो वैल्यूज आएंगी वो और थोड़ी ज्यादा एक्यूरेट होंगी। ओके, सो कोवैलेंट रेडियस क्या होता है ये आपको समझ में आ चुका है। एंड कोवैलेंट रेडियस जो आपको कैलकुलेशन करने पे जो आंसर आएगा दैट विल एक्चुअली बी स्मॉलर देन योर एक्चुअल रेडियस। ओके, अच्छा, थर्ड रेडियस जो होती है ना वो होती है वैन डर वाल्स रेडियस। अच्छा, अब यहां पे मैंने v और w लिखा है, और देखो पहले मैंने w और v लिखा था तो आई डोंट, मतलब मुझे याद ही नहीं रहता ये थोड़ा ज्यादा सही लग रहा है मेरे हिसाब से। ना वैन डर वाल्स रेडियस ना किनके लिए एप्लीकेबल होता है, जिनके लिए आप ना कोवैलेंट रेडियस फाइंड आउट कर सकते हो ना मेटालिक रेडियस फाइंड आउट कर सकते हो। सो यूजुअली ये ऐसे एलिमेंट्स होता है जो होता है इनर्ट गैसेस। ओके, क्योंकि इनर्ट गैसेस अपने आप में कोई बॉन्ड भी नहीं बनाते क्योंकि उनका ऑक्टेट ड्यूप्लेट कंप्लीट होता है इसलिए। सो इफ यू टॉक ऑफ लेट्स से नियॉन, आपको मान लो नियॉन की साइज फाइंड आउट करनी है तो नियॉन एटम्स इस तरह का कोई बॉन्ड नहीं बनाते। नियॉन एटम्स डू नॉट फॉर्म दिस काइंड ऑफ अ बॉन्ड। सो क्या होता है कि नियॉन एटम्स बिकॉज दे डू नॉट फॉर्म एनी काइंड ऑफ अ बॉन्ड, सो इफ यू हैव अ कंटेनर, ओके, हाँ जो यहाँ पे एक नियॉन एटम है तो दूसरा नियॉन एटम यहाँ पे कहीं पे होगा। Now when we talk of van der Waals radius क्या होती है? van der Waals radius आप दो नेबरिंग एटम्स देते हो, इन दो नेबरिंग एटम्स के सेंटर्स के बीच का आप डिस्टेंस कैलकुलेट करते हो। ओके, एंड देन व्हाट यू से इज कि भाई ये जो डिस्टेंस d है, मतलब योर रेडियस, से रेडियस ऑफ द एटम is equal to d by 2. Now you can see that इसमें जो प्रॉब्लम आ रहा है वो एग्जैक्टली इसका अपोजिट प्रॉब्लम है ना। यहाँ पे कैलकुलेशन पे जो रेडियस मिल रही थी वो छोटी मिल रही थी, अब यहाँ पे जो कैलकुलेशन करने पे जो रेडियस मिलेगी वो ऑब्वियसली बड़ी रेडियस होगी क्योंकि एक्चुअल रेडियस, एक्चुअली ये जो आपका डिस्टेंस है वो r एंड r 2r से कई ज्यादा है, तो ये करने पे जो आपको रेडियस मिलेगी, कैलकुलेशंस करने पे जो रेडियस मिलेगी that will be greater than your actual radius. Correct? So even this will not give you the right answer. So ये issues है ही क्योंकि आप because individual atom को isolate करके आप उसकी exact size नहीं क्या। अच्छा, दूसरा दिक्कत ये भी होता है कि मतलब इलेक्ट्रॉन भी तो कोई ऐसा फिक्स नहीं है ना। इलेक्ट्रॉन भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड की तरह बिहेव करता है जो ऐसे फैला हुआ है। हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना कि
व्हाट वाज आई सेइंग, हाँ एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोगों ने ये चीज पढ़ी हुई है कि इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली कहाँ पे होगा ये आप डिटरमाइन कर ही नहीं सकते, हम लोग प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में ही बात करते हैं। तो एग्जैक्टली एटम कहाँ पे खत्म होता है या इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ पे खत्म होता है ये फाइंड आउट करना मुश्किल होता है, इट इज डिफिकल्ट, एंड बिकॉज दैट इज डिफिकल्ट वी यूजुअली कंसिडर दीज मेथड्स। हम लोग दो न्यूक्लियाई के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं क्योंकि न्यूक्लियाई की पोजीशंस फिक्स्ड होती है, ठीक है। सो नाउ इफ यू एक्चुअली फॉर एनी पर्टिकुलर एटम आप अगर जो ये तीनों रेडियाई कंपेयर करोगे तो इट इज फाउंड दैट कोवैलेंट रेडियस सबसे छोटी होती है, क्योंकि इनहेरेंट प्रॉब्लम है ना, हम ओवरलैपिंग का इफेक्ट हम लोग दे ही नहीं रहे, मतलब ओवरलैपिंग की वजह से आपकी एक्चुअल वैल्यू कम आ रही है, राइट। सो कोवैलेंट रेडियस स्मॉलेस्ट, उसके बाद आती है मेटालिक रेडियस, एंड फाइनली आती है वैन डर वाल्स रेडियस। ठीक है, सो दिस इज द लार्जेस्ट एंड दिस इज द स्मॉलेस्ट। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल थ्री। ओके, हर बार मैं अलग अलग नहीं बोलूंगा यार, कोवैलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस, नो आई जस्ट टॉक अबाउट साइज। व्हेन आई से साइज ऑफ द एटम, मतलब साइज मेजर करने के लिए या रेडियस मेजर करने के लिए इन तीनों में से मैं कोई ना कोई रेडियस यूज कर रहा हूं। ओके ना, जैसे यहां पे हम लोगों ने देखा था, अच्छा सिंगल बॉन्ड की जगह पे मान लो किसी मॉलिक्यूल के अंदर जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। तो ट्रिपल बॉन्ड की वजह से, तो अगर जो आप N2 मॉलिक्यूल यूज करते हो टू मेजर द साइज ऑफ नाइट्रोजन एटम, तो आपको साइज और छोटी मिलेगी एक्चुअल साइज के कंपैरिजन में, जो आपकी कैलकुलेटेड साइज होगी वो और छोटी होगी। तो इसलिए यूजुअली साइज कैलकुलेट करते वक्त हम लोग वो अज्यूम करते हैं कि हम लोग ऐसे एटम से ऐसे मॉलिक्यूल्स चूज करते हैं जहां पे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, ठीक है। ओके, एंड सो नाउ लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द वेरिएशंस। हम लोग वो देखते हैं कि साइज कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, अक्रॉस द पीरियड क्या होता है, डाउन द ग्रुप क्या होता है, ओके कहां कहां पे एक्सेप्शंस आते हैं। सिर्फ पीरियोडिक टेबल में जनरल ट्रेंड तो इट इज वेरी सिंपल, आपने 9th-10th में भी पढ़ा हुआ है। व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज एक्सेप्शंस, आपको एक्सेप्शंस याद रखने हैं एंड आपको समझना है कि ये एक्सेप्शंस कहां से आ रहे हैं और क्यों आ रहा है, ठीक है। ओके now before we start off with the variation in properties या variation in size, there is one more factor जो determine करेगा size के variation को, वो हम लोग देखते हैं, that is something called as screening effect और shading effect। so इस वीडियो के अंदर next 10 minutes के अंदर screening effect या shading effect क्या होता है ये मैं आपको explain कर दूंगा, ओके so that फिर next वीडियो में हम लोग सीधा screening effect को यूज कर सकते हैं। See, साइज किसी भी एटम की, अगर जो हम लोग साइज की बात करें, व्हेन वी टॉक ऑफ द साइज ऑफ एनी एटम, यू हैव अ न्यूक्लियस ओवर हियर एंड यू हैव इलेक्ट्रॉन्स विच आर, अगर जो रुदरफोर्ड का मॉडल अज्यूम करें तो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, ओके। नाउ देयर आर सम इलेक्ट्रॉन्स विच विल बी रिवॉल्विंग इन द इनर शेल्स, ओके ऐसा कुछ होगा। सो किसी भी एटम के अंदर ना दो फोर्सेस, व्हेन वी टॉक ऑफ द साइज ऑफ द एटम, साइज ऑफ द एटम क्या होता है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन योर न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। सो दिस बिकम्स योर एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस, करेक्ट। नाउ ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ये इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे दो फोर्सेस लग रहा है। एक तो न्यूक्लियस के वजह से इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट कर रहा है ना अपनी तरफ, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है इस पे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के वजह से क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के वजह से ये इलेक्ट्रॉन पास में आएगा तो साइज ऑफ द एटम विल डिक्रीज ना, साइज जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्रीज इन साइज, ओके। अच्छा, प्लस ये अब अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इस वाले इलेक्ट्रॉन को ये रिपेल करेंगे। सो ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स है ये इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे। सो इस इलेक्ट्रॉन पे एक नेट फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है वो बाहर की तरफ लगेगा ना। सो दिस इज योर फोर्स ऑफ रिपल्शन, लेट मी यूज अ डिफरेंट पेन नाउ।
फोर्स ऑफ रिपल्शन। एंड ये जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है, फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन दूर जाने की कोशिश करेगा, जिसके वजह से एटॉमिक साइज जो है दैट विल इंक्रीज। सो फोर्स ऑफ रिपल्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन साइज। सो इवेंचुअली व्हेन यू कंपेयर टू एटम्स, तो बेसिक हाँ, एंड आप उनकी साइज अगर जो कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हो, तो बेसिकली आपको यही समझना होगा कि कौन से एटम में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट करेगा, कौन से एटम के अंदर फोर्स ऑफ रिपल्शन डोमिनेट करेगा। व्हेनेवर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट, साइज डिक्रीजेस। व्हेनेवर फोर्स ऑफ रिपल्शन डोमिनेट्स, साइज इंक्रीजेस। ठीक है। So I hope I hope you have understood this, how these two forces affect the size of the atom. ठीक है। अब हम लोग जाते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट या शेडिंग इफेक्ट पे। व्हाट डू यू मीन बाय स्क्रीनिंग इफेक्ट और व्हाट इज शेडिंग इफेक्ट? अब अगर जो स्क्रीनिंग इफेक्ट की हम लोग बात करें ना, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है कि इनर इलेक्ट्रॉन्स शील्ड का मीनिंग होता है प्रोटेक्ट the outer electron from the influence of nucleus, Okay, so let me give you two examples. Okay, the first example is this: you have nucleus, you have only one electron. मान लो अंदर के कोई इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है। ओके, सो इन दिस केस क्या होगा कि ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा। ओके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग। नाउ इफ आई कंपेयर दिस विथ अनदर एटम, ओके, you have an electron over here, but then you also have inner electrons, अंदर भी electrons present है। अब क्या होगा कि ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स है ना, मान लो ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये ना इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से प्रोटेक्ट करेंगे। सी अब न्यूक्लियस एंड इस इलेक्ट्रॉन के बीच में ये आर्मी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गई है ना, आप इनको आर्मी कह सकते हो। सो ये आर्मी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, इस इलेक्ट्रॉन एंड इस न्यूक्लियस के बीच में एक पर्दे का काम करेगी, लेट्स से एक बैरियर का काम करेगी। सो इस बैरियर के वजह से क्या होगा, ये जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल नाउ बिकम रिलेटिवली वीक। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकम्स वीक। ओके, नाउ इस केस में देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास में आएगा। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास में आएगा तो व्हाट विल हैपन टू द साइज ऑफ द एटम? सो इन दिस केस एटॉमिक साइज विल डिक्रीज अ लॉट। एटॉमिक साइज will decrease a lot. बट इस केस में बिकॉज ये आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हैज बिकम वीक, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हैज बिकम वीक। सी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीज इन साइज, बट बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हैज बिकम वीक, आई विल से atomic size does not decrease. Does not decrease. सो ये जो इफेक्ट होता है, ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स जो है, जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से प्रोटेक्ट करते हैं, जो शील्ड क्रिएट करते हैं, एक आर्मी क्रिएट करते हैं यहाँ पे, इस इफेक्ट को कहा जाता है योर स्क्रीनिंग इफेक्ट। सो दिस इफेक्ट बिकम्स योर स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट। ओके, सो स्क्रीनिंग इफेक्ट के वजह से क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट के वजह से एटॉमिक साइज डज नॉट डिक्रीज और एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। सो आई विल से ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट, इसके कंपैरिजन में आप देखोगे तो स्क्रीनिंग इफेक्ट के वजह से क्या होगा, ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, साइज इंक्रीजेस। ओके, अब हमें ये पता है कि हर एक जो इनर शेल होता है, कोई भी शेल होता है, वो
हर एक जो शेल होता है वो अलग अलग सब शेल्स में डिवाइडेड होता है। तो यही जो आपके इनर शेल्स होंगे, ये इनर शेल्स भी अलग अलग सब शेल्स में डिवाइडेड होंगे ना। सो हमें ये पता है कि एस होता है, पी होता है, डी होता है, एफ होता है। तो इनर शेल्स के अंदर जब इलेक्ट्रॉन एस एंड पी सब शेल में प्रेजेंट होता है तो इट इज वेरी गुड एट स्क्रीनिंग। सो एस एंड पी इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सट्रीमली गुड एट स्क्रीनिंग। मतलब ये अच्छी आर्मी क्रिएट कर देता है, ये प्रोटेक्ट करता है, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका बहुत वीक हो जाता है एंड एटॉमिक साइज आपकी इंक्रीज हो जाती है। सो एस एंड पी आर एक्सट्रीमली गुड एट स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, बट ये जो होता है D and F electrons, they are very very poor at screening or shielding effect. At screening or shielding effect. Okay. सो स्क्रीनिंग इफेक्ट या शेडिंग इफेक्ट में ये बहुत ही पुअर होता है। अब पुअर होता है तो अब व्हाट वुड हैपन, हमें पता है स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, बट अगर जो आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर होगा तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होने के बदले क्या हो जाएगी, एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाएगी। सो वेरी पुअर एट स्क्रीनिंग इफेक्ट को इनके वजह से क्या होता है, डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स के वजह से एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। सो इट्स लाइक डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स का काम होता है, जैसे एस एंड पी का काम होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को प्रोटेक्ट करना, वैसे ही डी एंड एफ का भी काम होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को प्रोटेक्ट करना। बट दिक्कत ये होती है कि डी एंड एफ ऑर्बिटल इतने ज्यादा डिफ्यूज होता है ना, इतने ज्यादा स्प्रेड आउट हो जाता है कि वो अच्छे से स्क्रीन नहीं कर पाते। सो इनका जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है वो बहुत ही पुअर होता है। द रीजन फॉर दैट इज orbitals, D and F orbitals are highly diffused, and because they are highly diffused, इनके वजह से जो स्क्रीनिंग या शेडिंग इफेक्ट होता है, दैट स्क्रीनिंग और शेडिंग इफेक्ट इज एक्सट्रीमली पुअर। ठीक है, फाइन, ओके। एंड जब स्क्रीनिंग या शेडिंग इफेक्ट पुअर होता है तब एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। सो यू हैव टू रिमेंबर द स्क्रीनिंग इफेक्ट अच्छा होगा तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होगी, स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर होगा तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होगी। एंड किसी भी एटम की एटॉमिक साइज इन दो फोर्सेस पे ही डिपेंड करती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन। ओके, सो नाउ इफ वी टॉक ऑफ साइज ऑफ आयंस, okay, now let's compare three species. एक है आपका ओरिजिनल एटम, ओके, ये आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ओके, एंड ये इनर इलेक्ट्रॉन्स है। इसको कंपेयर करते हैं सबसे पहले। सो दिस इज योर एटम, लेट्स कंपेयर इट विथ इट्स कैट आयन। नाउ व्हेन आई से कैट आयन मतलब आप इलेक्ट्रॉन्स हटा रहे हो ना, आप इलेक्ट्रॉन्स हटा रहे हो तो व्हाट वुड हैपन इज, सी इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोर्स ऑफ रिपल्शन, करेक्ट, बट आप इलेक्ट्रॉन्स को हटा दोगे तो क्या होगा। सो व्हेन वी टॉक ऑफ अ कैट आयन हैज लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड बिकॉज इट हैज लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आई कैन से ये जो फोर्स इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो फोर्स होता है दैट इज फोर्स ऑफ रिपल्शन, राइट। सो बिकॉज इट हैज लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फोर्स ऑफ रिपल्शन इज लेस, सो अब कौन डोमिनेट करेगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन कम होगा तो आई कैन से रिलेटिवली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट्स एज कंपेयर टू योर ओरिजिनल एटम। ओरिजिनल एटम के कंपैरिजन में आप मान लो ओरिजिनल एटम के अंदर
अट्रैक्शन एंड रिपल्शन इक्वल है, मान लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू फोर्स ऑफ रिपल्शन, तो कैटायन के केस में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अब डोमिनेट करेगा। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट करेगा तो हमें पता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लीड्स टू डिक्रीज इन साइज। सो अगर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट करता है तो साइज डिक्रीजेस। So you have to remember this. Please write down that cations are always smaller than your original atoms. Original atoms के comparison में cation is always smaller. अब anions के केस में exactly उल्टा होगा ना. Let's say if you have an anion, अब एनायन क्या होता है, एनायन तब बनता है जब आप इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, किसी भी एटम में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स ऐड करो तब जाके वो एनायन बनता है। सो एनायन हैज मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोर्स ऑफ रिपल्शन। सो आपका फोर्स ऑफ रिपल्शन इज मोर, and if force of repulsion is more, force of repulsion will dominate. Force of repulsion is responsible for increase in size, so I can say size increases. ठीक है, I hope this is clear to you. So anions are always larger in size, anions are always larger as compared to your original atom, and cations are always smaller as compared to your original atom. See, this video is very very important क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हर लेक्चर के अंदर मैं दोहराऊंगा ही नहीं वापस, आई वोंट रिपीट इट अगेन। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। स्क्रीनिंग इफेक्ट गुड कब होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट बैड कब होता है, ये सारी चीजें जो है ये आप समझो। ओके, एंड सिंक इन होने दो आपके अंदर। वंस यू हैव अंडरस्टूड दिस, फिर आगे अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो से पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सो वी विल सी हाउ डज साइज वेरी, हाउ डज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेरी, हाउ डज डेंसिटी वेरी, हाउ डज व्हाट डू यू से आयोनाइजेशन एनर्जी वेरी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसे वेरी करती है, ये सारी चीजें जो है वो नेक्स्ट वीडियो से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, चलो देन, बाय एवरीवन।